हेलो एवरीवन, आज हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमारे कॉन्टिनेंट्स के ओरिजिन एंड फॉर्मेशन से रिलेटेड है। मींस प्रेजेंट टाइम में हमारे कॉन्टिनेंट्स हमें जहाँ पर दिखाई देते हैं पास्ट टाइम में वहाँ पर नहीं थे। तो अगर वहाँ पर नहीं थे जहाँ हमें अब दिखाई देते हैं तो पहले कहाँ थे, उसी को लेकर के 1912 में जर्मन मेटेरोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर ने इस थ्योरी को दिया था। उन्होंने अपनी थ्योरी में ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो हमारे ओशियंस हैं, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उनका ओरिजिन होता है। इस थ्योरी को समझने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसके आधार पर हमें भी ये बात लगेगी कि ये जो कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट टाइम में जहाँ सिचुएटेड हैं पहले वहाँ पर नहीं थे। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, किरूना स्वीडन में है। किरूना स्वीडन में है और ये स्वीडन पोलर रीजन है। पोलर रीजन ऐसा एरिया जहाँ पर आपको क्या मिलेगी, आइस मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ कोल के डिपॉजिट्स मिले हैं। कोल कहाँ पर बनेगा, जहाँ पर हीट ज़्यादा होगी। तो इससे आपको क्या लगता है कि ये वाला जो रीजन ऐसी जगह पहले जहाँ पर ऐसी जगह होगा जहाँ पर हीट ज़्यादा होगी, मतलब ट्रॉपिक्स वाले रीजन में होगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पर आप देखिए ये इंडिया है। इसके अलावा अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यहाँ पर हमें ग्लेशिएशन के डिपॉजिट्स देखने को मिले हैं, मतलब ग्लेशियर डिपॉजिट्स देखने को मिले हैं, जिससे ये लगता है कि ये जो रीजन है वो पहले किसी पोलर रीजन में होंगे, तभी तो यहाँ पर ग्लेशियर के डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे ना। तो इन चीज़ों से हमें भी एक क्वेश्चन उठता है कि प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें हमें दिख रही हैं वो पहले वहाँ पर सिचुएटेड नहीं थी। अल्फ्रेड वेगनर अपनी थ्योरी की स्टार्ट इस बात से करते हैं, वो बोलते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो सारे कॉन्टिनेंट्स हमें अलग अलग दिखाई देते हैं वो पहले सब आपस में जुड़े हुए थे। मतलब पूरे कॉन्टिनेंट्स जब एक जगह थे तो एक सुपर कॉन्टिनेंट वो बनाते थे और उसका नाम था पेंजिया। अब ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था और इस वाटर को, इस सुपर ओशन को बोला जाता था पेंथालासा। इस तरीके की हमारी अर्थ की स्ट्रक्चर थी। अब कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ चेंजेज होते हैं और लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो कार्बोनिफेरस पीरियड के समय में ये जो अर्थ है, जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। जो नर्दर्न पार्ट है वो लोरेशिया बना देता है अपने आप को और सर्दर्न पार्ट जो है वो गोंडवाना लैंड कहलाता है। इन दोनों के बीच में एक सी का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको बोलते हैं टेथीस सी। इस तरीके से 200 मिलियन ईयर्स अगो ये चेंजेस आते हैं। उसके बाद में जो नर्दर्न पार्ट है वो भी फर्दर डिवाइडेड हो जाता है अलग अलग, और जो सर्दर्न पार्ट है वो भी डिवाइडेड हो जाता है। यहाँ पर देखिए नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, जो सर्दर्न पार्ट है वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा जो मेडागास्कर आप बोल सकते हो, अंटार्कटिका, इसमें फर्दर डिवाइडेड हो जाता है। अब जैसे ही ये फर्दर डिवाइडेड होता है लोरेशिया और गोंडवाना लैंड अलग अलग पार्ट्स में, ये जो पार्ट्स हैं इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो एरिया यहाँ पर था वो नॉर्थ की तरफ मूवमेंट करने लग जाता है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो वेस्टवर्ड मूवमेंट करने लग जाते हैं। इसमें जो अल्फ्रेड वेगनर हैं वो ये बोलते हैं कि जब इनका मूवमेंट वेस्टवर्ड होता है, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो टिडल फोर्स है, उसका फोर्स इतना ज़्यादा है कि इनका जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का मूवमेंट किस तरफ होने लग जाता है, वेस्टवर्ड मूवमेंट होने लग जाता है। और ये जो अदर कॉन्टिनेंट्स हैं इनका मूवमेंट होने लग जाता है नॉर्थ पार्ट की तरफ, क्योंकि जो पोलर फोर्स है, पोलर फ्लीइंग फोर्स है, वो इनको नॉर्थ की तरफ खींचने लग जाता है। इस तरीके से जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं वो अलग अलग मूवमेंट करने लग जाते हैं और फिर आकर के प्रेजेंट टाइम में जो हमें अर्थ दिख रही है उस तरीके से सिचुएटेड हो जाते हैं। इस तरीके से जो अल्फ्रेड वेगनर है उसने अपनी थ्योरी को बताया कि ये जो प्रोसीजर हुआ और उस प्रोसीजर के तहत हमें प्रेजेंट टाइम में जो अर्थ देखने को मिल रही है उसका फॉर्मेशन, उसका ओरिजिन इस तरीके से हुआ था। अब अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी दे दी। जैसे ही उन्होंने थ्योरी दी उनके क्रिटिसिज्म होना स्टार्ट हो जाता है। क्रिटिसिज्म में पहला क्रिटिसिज्म ये होता है कि अल्फ्रेड वेगनर ने बोला कि पहले अर्थ एक पार्ट थी, पहले अर्थ
पूरे जो कॉन्टिनेंट्स है वो आपस में जुड़े हुए थे और पेंजिया बनाते थे, मतलब ये सारे पार्ट आपस में जुड़े हुए और पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था। लेकिन कार्बोनिफेरस पीरियड टाइम में ये जो पेंजिया है वो डिवाइड हो जाता है। तो क्रिटिसिज्म में ये पूछा जाता है, जो क्रिटिक्स हैं वो ये बोलते हैं कि कार्बोनिफेरस पीरियड ही क्यों, इससे पहले क्यों नहीं डिवीजन हुआ या फिर इसके बाद में डिवीजन क्यों नहीं हुआ, तो इसको लेकर के क्रिटिसिज्म हुआ। दूसरा ये बोला गया कि देखो, जब अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी दी थी उसमें ये बोला था कि जब ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनका मूवमेंट हो रहा था तो इनके कुछ पार्ट पीछे छूट गए, और वो जो पार्ट्स हैं वो पीछे छूट गए। जैसे आप देखते हो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पास में कुछ कैरेबियन आइलैंड्स हैं। इसके लिए अल्फ्रेड वेगनर ने बोला था कि ये जब मूवमेंट हो रहा था तो कुछ अर्थ का पार्ट यहाँ पर, लैंड का पार्ट यहाँ छूट गया, जो आइलैंड आर्क्स या फिर फेस्टून्स, ज्योग्राफी में इस तरीके की स्ट्रक्चर को फेस्टून्स के नाम से बोला जाता है। तो ये फेस्टून्स का निर्माण हुआ। इसके अलावा अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी में ये भी बोला कि जब ये कॉन्टिनेंट्स बढ़ रहे थे, इनका मूवमेंट हो रहा था, तो इनके एज वाला जो एरिया है वहाँ पर फ्रिक्शन होता है और जो माउंटेन्स हैं उनका निर्माण हो जाता है। यहाँ पर देखो, इस तरीके से माउंटेन्स का निर्माण हो जाता है। तो इसको लेकर के, हालांकि उन्होंने ये बोला, लेकिन इन फेस्टून्स को लेकर के, ये जो फेस्टून्स हमने यहाँ डिस्कस किए और जो माउंटेन्स बने, इसके बारे में क्लियर कोई प्रूफ नहीं था उनके पास में। ये दूसरा उनका क्रिटिसिज्म था। तीसरा क्रिटिसिज्म ये था कि अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी में बोला कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का मूवमेंट वेस्टवर्ड होने लग जाता है, और वेस्टवर्ड होने का कारण वो बताते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, टिडल फोर्स। अब टिडल फोर्स जो है वो इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि लैंड एरिया को ही मूवमेंट करा दे। तो इसके आधार पर उनकी क्रिटिसिज्म देखने को मिली। ये क्रिटिसिज्म की क्रिटिक्स ने उनकी जो थ्योरी उन्होंने दी उनको क्रिटिसाइज किया इन आधार पर कि इन पॉइंट्स पर जो वेगनर हैं उन्होंने अपना कोई भी क्लियर प्रूफ नहीं दिया है जिसके आधार पर ये माना जा सके कि अर्थ का ओरिजिन इसी तरीके से हुआ था। प्रेजेंट टाइम में जो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस हमें दिख रहे हैं उनका इसी तरीके से ये जो सीक्वेंस है, ये जो ब्रेकिंग का सीक्वेंस है वो इसी तरीके से हुआ था। अब अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी को लेकर के कुछ एविडेंस दिए। उन्होंने बोला कि मेरी जो थ्योरी है वो बिल्कुल सही है। कुछ प्रूफ दिए उन्होंने, उस प्रूफ के आधार पर माना जा सकता है कि उनकी थ्योरी सही है। फर्स्ट प्रूफ उन्होंने दिया द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, मतलब ये जो कॉन्टिनेंट्स आज आपको अलग अलग दिख रहे हैं, अगर आप इनको मैच करो, एक दूसरे से मिलाओ, इसको बोलते हैं जिगसो फिट। मतलब एक कॉन्टिनेंट्स को दूसरे कॉन्टिनेंट में आप फिट करो तो आप पाओगे कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो पहले अलग नहीं थे। जैसे आप यहाँ पर इस एरिया को यहाँ से आप अलग करोगे, यहाँ एक दूसरे को मैच करोगे, मिलाने की कोशिश करोगे, तो आपको लगेगा कि साउथ अफ्रीका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट और अमेरिका कॉन्टिनेंट आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे। इसके अलावा जो इंडिया वाला रीजन है उसको आप यहाँ पर फिट करने की कोशिश कीजिए तो आपको लगेगा कि ये वाला जो रीजन है वो इंडिया जो है वो अफ्रीका का ही पार्ट है। इससे हमें ये लगता है कि इसके अलावा जो ये एस कॉन्टिनेंट है, एस ओशियन है जिसको अटलांटिक ओशियन के नाम से जाना जाता है, वो भी ये जो एरिया है वो एक दूसरे में फिट बैठते हैं। मतलब इनके जो एज हैं, इनके जो किनारे हैं वो आपस में मिलते हुए दिखते हैं। इससे ये लगता है कि पहले सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपस में मिले हुए थे। अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी में ये भी बोला कि जैसे ही इनका मूवमेंट स्टार्ट होता है इन कॉन्टिनेंट्स का, तो जैसे ही वेस्टवर्ड मूवमेंट होता है तो यहाँ पर एस आकार का अटलांटिक ओशन बन जाता है, और यहाँ पर जो टेथीज सी था ना दोनों के बीच में, जो टेथीज सी था वो प्रेजेंट टाइम में मेडिटेरियन सी के रूप में प्रेजेंट है। इसके अलावा जो पेंथालासा था एक सुपर ओशियन, वो प्रेजेंट टाइम में पैसिफिक के रूप में सिचुएटेड है। वेगनर ने अपने एविडेंस में फर्स्ट एविडेंस ये दिया कि सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से मैच करते हैं, मतलब पहले सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह थे। दूसरा वो अपना प्रूफ देते हैं कि अगर आप अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की जो रॉक्स हैं उनकी आप स्टडी करोगे ओशियंस के अक्रॉस भी, तो आप पाओगे कि वो सेम एज की है। मान लो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में आप यहाँ पर इस वाले रीजन में आप पाओगे, यहाँ देखो ये है अपलेशियन पर्वत है यहाँ पर है,
और इस वाले रीजन में है स्कैंडियन माउंटेन्स। दोनों में ही कोल के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, दोनों के ही मिनरल्स सेम हैं। इससे ये लगता है कि ये दोनों एरिया सेम जगह होंगे, तभी तो यहाँ पर एक पार्ट यहाँ रह गया और एक पार्ट यहाँ पर चला गया, तभी तो दोनों में सिमिलरिटीज़ है ना। तो इससे भी क्या लगता है, एविडेंस, सेकंड एविडेंस ये है कि जो रॉक्स की एज है वो सेम है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। इससे भी लगता है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए थे। थर्ड अगर आप बात करोगे तो हमारे यहाँ पर थर्ड एविडेंस में आप देखोगे टिलिट। टिलिट क्या होता है कि हमारा जो एरिया है इंडिया में, आप देखो इसके अलावा प्लेजर डिपॉजिट्स होते हैं गोल्ड के डिपॉजिट्स। इन दोनों को हम एक साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ मैप देखिए, मैप में इंडिया वाले रीजन में, अफ्रीका वाले रीजन में और साउथ अमेरिका वाले रीजन में आपको यहाँ पर कुछ ग्लेशियर्स के डिपॉजिट्स मिलेंगे। मतलब जहाँ पर ग्लेशियर का डिपॉजिट होता है, बर्फ़ होती है, और जब वहाँ पर फ्रिक्शन होता है तो वहाँ पर जो रॉक्स होती हैं वो काफ़ी फाइन हो जाती हैं, काफ़ी शार्प हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके की रॉक्स देखने को मिली हैं। इससे ये लगता है कि ये सारे पार्ट्स जो हैं वो आपस में कभी एक जगह जुड़े हुए थे और पोलर रीजन में थे जहाँ पर ग्लेशिएशन हुआ, और इसी की वजह से यहाँ पर जो रॉक्स हैं वो काफ़ी फाइन हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेजर डिपॉजिट्स, मतलब गोल्ड के डिपॉजिट्स। ब्राज़ील वाला जो रीजन है यहाँ पर गोल्ड की माइंस हैं, लेकिन जो अफ्रीका वाला, जो घाना वाला पार्ट है वहाँ पर भी गोल्ड के डिपॉजिट्स देखने को मिले हैं। इससे ये लगता है कि ये दोनों पार्ट तो देखो बीच में ओशन है, लेकिन पहले वाले समय में ये दोनों पार्ट आपस में मिले हुए थे, जिसी से हम बोल सकते हैं कि सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। तो ये एविडेंस दे रहे हैं अल्फ्रेड वेगनर अपनी थ्योरी के लिए। नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स आज भी ऐसे हैं जिनको जब भी उनके पीछे में उनको कोई फियर, उनको कोई डर लगता है तो उनका वेस्टवर्ड मूवमेंट होता है, मतलब वो वेस्ट की तरफ भागते हैं। जैसे कि मान लो जंगल में आग लगी तो साउथ अफ्रीका की आप बात करो तो अफ्रीका के बहुत सारे एनिमल्स अभी भी हैं, वहाँ के जंगल से एनिमल्स निकल करके वेस्टवर्ड मूवमेंट करते हैं। उनको लगता है कि वेस्ट में और ज़्यादा ज़मीन होगी, लेकिन इसी से जो एनिमल्स का जो बिहेवियर्स है उसके आधार पर आप ये बोल सकते हो कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए थे। इसके अलावा लेमिंग्स जो होते हैं वो भी आप इसको, ये जो प्रूफ दिया उसको आप इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि लेमिंग्स रैट्स की एक प्रजाति, एक टाइप होता है। उनको पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो वो भी यूरोप में वेस्टवर्ड मूवमेंट करते हैं, और वेस्टवर्ड मूवमेंट करने के बाद में वो सी में गिर जाते हैं। क्यों वेस्टवर्ड मूवमेंट वो भागते हैं? उनको लगता है कि वहाँ पर अर्थ है और वो जा कर के बच जाएंगे और उस एरिया में निकल जाएंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि अब तो जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपस में बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। फ्लोरा एंड फोना के बहुत सारे हमें अवशेष ऐसे मिले हैं जिनसे ये लगता है कि पेड़ पौधे, बहुत सारे पेड़ पौधे और बहुत सारे एनिमल्स की बोन्स की स्टडी तब की गई तो ये मिलता है, इस चीज़ का पता लगता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो यहाँ पर भी पाए जाते हैं, यहाँ पर भी पाए जाते हैं और यहाँ पर भी। तीनों अलग अलग एरिया हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो तीनों में एक समय ही पाए जाते हैं। मतलब इससे क्या लगता है कि ये सारे पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स की बोन्स भी ऐसी मिली हैं जिससे ये लगता है कि इस एरिया में यहाँ पर कुछ बोन्स ऐसी मिली हैं जो इस एरिया में पाई जाती हैं। तो देखो बीच में इतना बड़ा समुद्र है तो दोनों में सेम तो पाई नहीं जा सकती। इससे ये लगता है कि पहले के समय में ये दोनों कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो अल्फ्रेड वेगनर हैं उन्होंने अपनी थ्योरी के लिए एविडेंस दिए, और उस एविडेंस में उन्होंने ये बोला कि मेरी जो थ्योरी है वो सही है, और मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग सारे कॉन्टिनेंट्स पहले आपस में जुड़े हुए थे, और सारे जो ओशियन, जो अलग अलग नाम से जिनको आप जानते हो, वो भी सिर्फ एक सुपर ओशियन था। देखो ये जो थ्योरी है वो सही तो नहीं सिद्ध हो पाई, सही ना होने का जो प्रूफ जो है वो नहीं हो पाई। इसका मेन रीज़न ये है, एक तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो अल्फ्रेड वेगनर थे वो कोई जियोग्राफर नहीं थे,
वो एक मीटरोलॉजिस्ट थे, वो अपनी स्टडी कर रहे थे, उनको इस तरीके के कुछ प्रूफ मिले, उसी के आधार पर उन्होंने ये थ्योरी दे दी। लेकिन हालांकि उनकी थ्योरी जो है वो सही सिद्ध नहीं हो पाई, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी के हिसाब से, उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के लिए इन्होंने उसको डेवलप करने में काफ़ी हेल्प की। इसीलिए हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को काफ़ी अच्छे से स्टडी करते हैं। अब क्वेश्चन सीबीडीटी को लेकर के, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को लेकर के कई आ सकते हैं, आ भी चुके हैं। मेंस में अगर यूपीएससी की आप बात करो तो इसमें शॉर्ट नोट लिखने के बोल सकते हैं आपको, इसके ऊपर इसको आपकी जो लिमिटेशंस हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं, इसको क्रिटिकली एनालाइज करवा सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रीलिम्स में भी आपको रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।